नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं ईश्वर सिसोदिया। और दोस्तों, कल जो हमने लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें दिल्ली सल्तनत का भाग 1 डाला था और आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का भाग नंबर 2। यानी कि जो पिछला वीडियो आया था ना, उसमें हमने मुस्लिमों का आक्रमण कैसे भारत पर हुआ था, यथार्थ कैसे मुस्लिम सत्ता भारत पे स्थायी बनी थी, उसके बारे में बताया है। यानी कि आपको स्टार्टिंग से समझ में आएगा, उसमें पूरा बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख लेना, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में मुस्लिमों का आक्रमण कैसे हुआ था और कैसे मुस्लिम सत्ता यहाँ पर स्थायी रूप से जम गई थी। तो उसके बारे में आपको उसमें बताया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले दिल्ली सल्तनत का भाग नंबर 2, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, क्योंकि आपको पीछे लेके चलूँगा मैं। इससे पहले 2-4 बातें कर लेता हूँ आपसे। देखो, सबसे पहले तो ये है कि मैंने उस वीडियो में एक छोटी सी गलती की थी, और गलती मैंने जानबूझ के की थी। उसमें कहा था मैंने कि मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पर ईरान के गवर्नर ने भेजा था, लेकिन मैं देख रहा था कि कौन बच्चा इस गलती को पकड़ता, लेकिन एक भी बच्चे ने उस गलती को नहीं पकड़ पाए। इसका अगर निकाला जाए अर्थ तो यही निकलता है कि आपने वीडियो को या तो देखा नहीं हो या फिर आपको उसका नॉलेज ही नहीं है। तो वीडियो को थोड़ा अंत तक देखा करो ताकि आपको पता तो चले। मैं खुद यही एनालिसिस करना चाहता था कि आपने कितना वीडियो को देखा है, ताकि वो गलती को पकड़ सकें आप, लेकिन एक भी व्यक्ति ने इस गलती को नहीं पकड़ पाए। हो सकता है आपका नॉलेज वहाँ तक नहीं हो, लेकिन मैं पूरा आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ। ये किसी एक एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये ऑल टोटल एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसलिए पूरा नोट्स बनाइए आप। जब आप बैठते हो ना साथ इसको तैयारी करते हो, आप जब पूरा वीडियो देखते हो तो आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए। आप नोट्स बनाओ। इसका बेहतरीन चीज़ें बता रहा हूँ, डीपली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको हो सकता है किताबों में भी, बहुत सारी किताबों में नहीं मिलती है। तो सभी किताबों का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए इसका साथ साथ। ठीक है ना, और थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए आप लोग। थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा तभी तजुर्बा मिलेगा आपको। नुकसान तो उठाना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगी, है ना। तो पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, तो नुकसान तो थोड़ा उठाना पड़ेगा। कहते हैं कि वैसे तो ज़िंदगी तजुर्बों से भरी पड़ी है, इश्क में दान करना पड़ता है, जहाँ को हकलान करना पड़ता है, मुफ्त में नहीं मिलता है तजुर्बा, पहले नुकसान करना पड़ता है। तो नुकसान तो करना पड़ेगा, तो तजुर्बा तभी तो मिलेगा। तो थोड़ा सा पढ़ने में अपना माइंड लगाइए, और एग्ज़ाम निकट है, बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली भी हैं, तो इसलिए आप पढ़ाई चालू कर दीजिए अगर आपने नहीं की हो तो। चलिए, और कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, थैंक यू। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में भाग 1 में पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम का हमारे यहाँ पर आक्रमण हुआ था सिंध प्रांत के ऊपर, और दाहिर को मार दिया था। दाहिर को मारने के बाद रावर के दुर्ग को जीत लिया था, रानी बाई ने जौहर किया था, ये सारी कथा हुई थी। अब उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के बारे में। तो गोरी हमारे यहाँ पर आया था, लूटपाट करके गया था। कहा जाता है कि उसके बाद में क्या हुई थी, 1206 में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद गोरी जो था उसका एक दास था। गोरी जो था इसका दास था, और इसका दास कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कहा जाता है कि 1206 में जब कहा जाता है कि यहाँ पर इसकी मृत्यु होती गोरी की, तब लाहौर में लाहौर की जनता ही क्या करती है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना चुन लेती है, क्या, राजा। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता है क्या, शासक बन जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक चुन लिया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये गोरी जो था, गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो जाता है, राजा बन जाता है। लेकिन याद रखना, जैसे 1206 में शासक बनता है, तो ये जो शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको स्थायी शासक यानी कि वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता गुलाम वंश का। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं माना जाता है और किसको माना जाता है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, जो कि इसके बाद बनेगा राजा। अब इसको क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें नहीं करवाई थी। वो सारी कथा मैं आपको बता दूंगा क्या कारण रहे कि इसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। तो देखिए, बात की जाए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी खरीदा हुआ दास था, लेकिन इसके बारे में कई सारी बातें मिलती है। अगर थोड़ा बात करें हम आगे, तो देखिए यहाँ पर जो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक तुर्क था। क्या था, तुर्क था। जो गुलाम वंश है ना, उसमें गुलाम वंश में जो गुलाम वंश है वो 3 भागों में बांट लेते हैं हम, 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं इसको। देखिए, गुलाम वंश जो 3 भागों में बटा हुआ है, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, पढ़ लीजिएगा आप। गुलाम वंश जो 3 भागों में बटा है, कौन कौन से, नंबर 1 यहाँ पर जो पहला वंश है वो आपका कौन सा, कुतुबी वंश।
पहला जो वंश है उसका नाम है कुतुबी वंश, यानी कि पहले वंश को कुतुबी वंश कहा जाता है। इसके बाद जो गुलाम वंश का दूसरा वंश है उसको हम बोलते हैं क्या, शमसी वंश। इसको बोला जाता है क्या, शमसी वंश। यानी कि गुलाम वंश का दूसरा भाग क्या है, दूसरा वंश क्या है, शमसी वंश। और तीसरा जो भाग है इसका, यानी कि गुलाम वंश का तीसरा जो वंश है वो है कौन सा, बलवनी वंश। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जब आपके एग्जाम में डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछता है वो, ठीक है ना। तो गुलाम वंश 3 भागों में बटा है, कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश और तीसरा है बलवनी वंश, ठीक है ना। कुतुबी वंश जो है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये तुर्क जाति का था। हालांकि जाति तो इनकी भी तुर्क है, लेकिन तुर्क में भी एक अलग जाति होती है। ये जो थे ना ये तुर्क था, मेन जो है तुर्क ये था, ठीक है ना। बाकी ये तुर्क जाति की अलग जाति होती है जिसे हम इल्बारी जाति कहते हैं। इल्बारी जाति में आपको लिख के बताऊंगा अभी। अब देखिए इनका सन देख लेते हैं कौन सा कहाँ तक चलता है। देखिए कुतुबी वंश जो है, इस कुतुबी वंश का शासनकाल चलता है 1206 से लेकर 1211 तक, यानी कि 1206 से 1211 तक यहाँ पर चलता है कौन सा वंश, कुतुबी वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही शासन करता है। इसके बाद शमसी वंश जो है ये चलता है 1211 से लेकर 1266 तक, ठीक है। इसके बाद बलवनी जो वंश है ये चलता है 1266 से लेकर 1290 तक, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे गुलाम वंश 3 भागों में बटा हुआ है। पहला कुतुबी वंश 1206 से 11 तक, यानी कि 1211 तक, और शमसी वंश है 1211 से 1266 तक। इसके बाद बलवनी वंश जो है वो 1266 से लेकर 1290 तक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी का। अब जो ये कुतुबी वंश ये तुर्क आते हैं, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये तुर्क था, ठीक। लेकिन ये दोनों जो थे यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, शमसी वंश से जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से इल्तुतमिश राजा बनता है, यानी कि इल्तुतमिश जैसे शासक बनेगा वहीं से शमसी वंश स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही शासक बलवन बनता है वहीं से स्टार्ट होता है कौन सा, बलवनी वंश। क्लियर यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन जाता है, शासक बन जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे शासक बनता है तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इस ऐबक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, तो ऐबक शब्द का शाब्दिक यानी कि तुर्क भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। क्लियर। फिर आगे बात करते हैं। अब इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद हबीबुल्लाह ने कहा है कि भैया ये तो मालमुक है, मामलुक। इस मामलुक शब्द का अर्थ क्या होता है, मामलुक शब्द का अर्थ होता है कि बिना दास, यानी कि माता पिता जो है ना वो स्वतंत्र है, यानी कि स्वतंत्र माता पिता की संतान दास। क्लियर सभी का। यानी कि इसके माता पिता तो स्वतंत्र थे लेकिन ये दास था, तो स्वतंत्र माता पिता की जो संतान होती है उसे कहते हैं क्या, मामलुक आ जाता है। तो मोहम्मद हबीबुल्लाह ने कहा था कि ये तो मामलुक है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को एक नाम दिया गया कौन सा, मामलुक, ठीक है। इसके बाद इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था सिपह सलाहकार। ये उपाधि भी किसने धारण की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। फिर इसके बाद उल्लेख मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और उपाधि धारण की थी, कहा जाता है इसको मालिक भी कहा जाता है, मलिक की उपाधि भी इसको धारण थी। कहा जाता है कि कुरान जो थी ना, कुरान का सुरीली आवाज में पढ़ता था कुरान को, इसीलिए इसको कुरान खा भी कहा जाता है, कुरान खा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इतनी देखो, मामलुक किसे कहा जाता है, स्वतंत्र माता पिता की संतान थी इसलिए मामलुक कहा जाता है, मोहम्मद हबीबुल्लाह ने कहा था। इसके बाद सिपह सलाहकार की उपाधि इसने धारण की थी। इसके बाद कुरान खा की उपाधि भी इसको धारण थी। इसी को हातिम सेकंड की उपाधि धारण की थी, है ना। इसको भी हातिम सेकंड भी कहा जाता है क्योंकि हातिम जो सेकंड थे ना वो भी सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ते थे। कहा जाता है कि उसीलिए इसको भी कुरान खा की उपाधि दी गई थी, इसीलिए हातिम सेकंड कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इसके बाद मलिक की उपाधि इसको प्राप्त है, ठीक है ना। तो ये सारी कहानियाँ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बनता है तो यहाँ पर और क्या क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के कितनी संतान थी इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। देखिए अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में उल्लेख मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था
ये दान प्रवृत्ति का था, यानी कि दानवीर प्रवृत्ति का था। दानवीर होने के कारण कहा जाता है कि लाहौर की जनता और अन्य लोगों ने इसको कहा था लाख बख्श, तो इसको लाख बख्श की उपाधि भी प्राप्त थी। ये वेरी वेरी मोस्ट भयंकर IMP है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लाख बख्श की हो गई, सिपे सलाहकार, मलिक हातिम सेकंड, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है कुरान खां की उपाधि इनको प्राप्त थी कुतुबुद्दीन जी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या काम किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के अंदर कहा जाता है कि यहाँ पर पहले से संस्कृत पाठशाला थी, और संस्कृत पाठशाला जो थी, उस संस्कृत पाठशाला जो थी उसको तोड़ा था। ये माना कि संस्कृत पाठशाला है। अब इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया था किसने, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाया। तोड़वाने के बाद यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर बनवा दी क्या, मस्जिद अल्लाह अकबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर बन गई मस्जिद, यानी कि यहाँ पर बनवाया था क्या इसने, संस्कृत पाठशाला को तोड़ने के बाद यहाँ पर इसी ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। संस्कृत पाठशाला जो थी वो किसने बनाई थी, वो तो याद रखना उसके बारे में। जिसका निर्माण करवाया था चौहान वंश के चतुर्थ यानी विग्रहराज चौहान या बिसल देव भी बोलते हैं, जिसने हरिकेली नाटक की रचना की थी, उसी ने संस्कृत पाठशाला बनवाया था। कहा था कि इसको तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का साम्राज्य विस्तार के दौरान कहा जाता है कि इसका एक शासक था, इसका एक अधिकारी था जिसका नाम था बुख्तियार काकी, बुख्तियार या खिलजी से बोलते हैं, काकी नहीं खिलजी, बुख्तियार खिलजी। इसी बुख्तियार खिलजी ने कहा जाता है कि जब ये साम्राज्य का विस्तार चल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तब इसी दौरान कहा जाता है कि जब इसने इसका जो बिहार और पश्चिम बंगाल जो है उस क्षेत्र पर जब विस्तार चल रहा था, तब कहा जाता है कि इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था तथा वहाँ पर जितनी भी पांडुलिपियाँ थी उन सबको नष्ट कर दिया था। उल्लेख मिलता है कि इसी बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था, और आगे हम बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इसने नष्ट किया था, नालंदा को भी इसने किया था। फिर आगे बात करते हैं इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उल्लेख मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में एक इमारत का निर्माण करवाया था। इनके गुरु का नाम लिख लीजिए आप लोग, गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण जब हुआ था तो उस समय कहा जाता है कि कुतुब मीनार जो थी ना वो अजाम के काम में आती थी, है ना। उसके बाद में कहा जाता है कि जैसे जैसे ये कुतुब जो शासन बढ़ता गया, कहा जाता है कि जो बाद के राजा है उन्होंने फिर इस कुतुब मीनार को और बढ़ाते गए, यानी कि और मंजिला बढ़ाते गए। ठीक है ना। तो ये कुतुब मीनार का जो प्रारंभिक जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। 1206 की बात है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की होती है क्या, मृत्यु। कैसे होती है वो देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1206 में। ये होती है कैसे, तो ये होती है चौगान खेलते हुए। चौगान मतलब किसे बोलते हैं, चौगान, चौगान मतलब होता है घोड़े से खेलते हैं, और इसको बोलते हैं पोलो। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना, वैसे पोलो सुना होगा आपने। चौगान खेलते हुए कहा जाता है कि इसकी घोड़े से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जैसे मृत्यु हुई इसकी चौगान खेलने से, इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि क्यों, क्या कारण था कि इसको जो है सुल्तान नहीं कहा जाता था, वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता था। लेकिन अगर आपसे पूछे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको उत्तर तो ये देना है। लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर आपसे पूछता है तो फिर उत्तर बदल जाएगा, फिर उत्तर होगा इल्तुतमिश। क्लियर सभी का। अब यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों नहीं कहा जाता था। उसका एक रीज़न था। रीज़न तो बहुत सारे थे। एक तो था कि इसने दिल्ली राजधानी नहीं बनाया, इसने लाहौर को ही राजधानी बनाया था। तो दिल्ली राजधानी बनाया नहीं था इसने। प्रारंभिक में दास था, लास्ट में। और इसने दूसरी बात ये, कभी भी इसने खुद को सुल्तान नहीं कहलवाया,
है ना, इसने कभी भी सुल्तान नहीं कहलवाया, ये भी एक कारण है। तो कई सारे कारण रहे हैं, और इसने खुदवा नहीं पढ़वाया, साथ ही साथ इसने सिक्के पे अपना नाम अंकित नहीं करवाया। ये सारी कहानियां हैं जिसके कारण इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। और जो चीज़ें इसने नहीं की है वो इल्तुतमिश ने की थी, इसीलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 1210 में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जैसे मृत्यु होती है तो इसका बेटा जो था ना, उसका नाम था आराम शाह। तो आराम शाह का क्या बनता है, शासक बनता है। आराम शाह शासक बन जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो दास था ना, उसका नाम था इल्तुतमिश इसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास जो था इल्तुतमिश, वो उस समय बदायूं का गवर्नर था। यानी कि जो अहिलवाड़े के युद्ध के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा था इल्तुतमिश को। यानी कि ये जो था ना, ये खुद भी दास था, लेकिन दास ने दास को खरीदा था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है ना, इल्तुतमिश को इसीलिए क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये भी गुलाम था और गुलाम ने खरीदा किसको, गुलाम को। तो गुलामों का गुलाम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो यहाँ पर ये जो उस समय जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 के अंदर, तब उस समय एक गवर्नर था, कहाँ का, बदायूं का गवर्नर था। अब हम आगे बात करते हैं, इल्तुतमिश कौन था, इसके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, इल्तुतमिश जो था वो अहिलवाड़े के युद्ध के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था इसको। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये बेटा जो है आराम शाह राजा बनेगा, किसके बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा राजा बना। लेकिन यहाँ पर इल्तुतमिश क्या करेगा, 8 महीने के बाद, यानी कि 8 माह के बाद कहा जाता है कि यहाँ पर इल्तुतमिश क्या करता है, आराम शाह को गद्दी से हटा देता है और खुद बन जाता है क्या, शासक। तो 1211 के अंदर में शासक बनता है कौन, इल्तुतमिश। लेकिन अब थोड़ा सा मैं कहानी को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, इधर समझा देता हूँ आपको। एक्चुअल में इल्तुतमिश कौन था, इसके बारे में कहानी सुनो ढंग से। देखो, गोरी से स्टार्ट करता हूँ। गोरी ने जो था, ये इल्तुतमिश जो था, ये कहाँ से आया, इसके बारे में बताऊँगा मैं अभी आपको। लेकिन थोड़ा बताना चाहूँगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में और कौन से दास थे गोरी के। अब देखो, गोरी जो था ना, उसके यहाँ पर 3 दास थे, जिसमें एक कुतुबुद्दीन ऐबक भी था और 2 अन्य थे। देखो, गोरी के कुल 3 दास थे। एक का नाम था ताजुद्दीन याल्दोज, एक का नाम था नासरुद्दीन कुबाचा, और एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रकार से इसके कुल 3 दास थे। तो जब गोरी मरा था तो राजा कौन बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। तब इन दोनों के साथ कैसे संबंध रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम, ये तीनों गुलाम थे, चाहते तो ये भी बन सकते थे, लेकिन उस समय नहीं बने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके साथ समान व्यवहार किया था। कैसे किया था वो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, याल्दोज की पुत्री के साथ कर लिया था इसने क्या, विवाह। यानी कि याल्दोज की पुत्री के साथ इसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया था। तो ये तो बन गया इसका दामाद। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दामाद बन गया, इसका बन गया, क्योंकि इसकी पुत्री के साथ विवाह कर लिया इसने। ठीक, यहाँ तक कहानी समझ। तो ये तो रिलेशनशिप में आ गए दोनों। अब देखो, यहाँ पर नासरुद्दीन जो था ना कुबाचा, इसके साथ कैसे क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह करवाया, किसके साथ, बहन का विवाह करवा दिया, किसके साथ, नासरुद्दीन कुबाचा के साथ। तो ये बन गया इसका क्या, साला। अब यहाँ तक कहानी समझे, फैमिली रिलेशन बन रहा। देखो, इसके बाद क्या होता, देखो इल्तुतमिश जो था ना, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इल्तुतमिश के साथ करवा दी इसकी पुत्री की शादी, यानी कि पुत्री का विवाह, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का विवाह करवा दिया किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ। तो इल्तुतमिश दास भी था और उसके बाद में दामाद बन गया। तो इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। कहानी को एक बार और सुनिए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक ने याल्दोज की पुत्री के साथ किया क्या, विवाह। तो ये तो बन गया इसका क्या, ये तो दामाद बन गया। यहाँ पर देखिए आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपनी बहन का विवाह करवाया किसके साथ, नासरुद्दीन कुबाचा के साथ। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ। यानी कि एक इल्तुतमिश दास भी था और बाद में इसका क्या बन गया, दामाद बन गया। तो कहानी समझ में आई। अब क्या होता है कि ये जो दोनों थे ना, इन दोनों को पहले तो कोई बात नहीं, संतुष्ट कर दिया था इसने।
लेकिन कहानी इनके दिमाग में तब सनक बैठती है कब, तब ये राजा बनता है। इल्तुतमिश आराम शाह को हटाने के बाद 8 महीने के बाद जब राजा बना ना, तब इन दोनों की बत्ती जल गई और इन्होंने कहा कि पहले तो राजा बने नहीं, लेकिन पहले तो नहीं बने तो कोई बात नहीं, नहीं बने, लेकिन हम तो उस ज़माने के हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने के हैं, और ये कल का आदमी राजा कैसे बन सकता है। तब नासरुद्दीन ने कहा कि काम करते, पहले की बातें तो गई, पुरानी बातें हैं, लेकिन आज जो मौका है उसको क्यों छोड़े। तब कहा जाता है कि आज जो इल्तुतमिश है उसको हराते हैं और उसकी जगह अपन क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। तब कहा जाता है कि यहाँ पर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान का पता चलता है किसको, इस प्लान का पता चलता है किसको, यहाँ पर चलता है पता किसको, इल्तुतमिश को पता चल जाता है कि ये दोनों मुझे हटाने का प्लान बना रहे हैं। इस बात का पता चला किसको, इल्तुतमिश को। और आगे की कहानी क्या है वो सुनिए आप लोग। देखिए यहाँ की कहानी समझ में आई आपको। आराम शाह को हटा दिया था इसने, 1211 में राजा बना, 1236 तक राजा बनेगा इल्तुतमिश। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे इल्तुतमिश क्या बनता है, राजा बनता है। कब बनता है, 1211 से लेकर 1236 तक शासन चलेगा इसका। देखिए ये दोनों क्या प्लान बना रहे हैं कि इसको हटाना है और हम राजा बन जाएंगे, यही प्लान चल रहा है इनका। अब इस बात का पता चला किसको, इल्तुतमिश को। और जैसे इल्तुतमिश को पता चला तो कहा जाता कि यहाँ पर इल्तुतमिश आक्रमण करता है 1215 के अंदर, और 1215 में आक्रमण करता है कहाँ पर, तो ये युद्ध लड़ा गया था तराइन का तीसरा युद्ध। हो सकता है आपने तराइन के 2 ही युद्ध पढ़े हो अभी तक, ये पढ़ लो आज। तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था, 1215 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन याल्दोज के बीच हुआ था। तो यहाँ पर इस युद्ध में क्या होता है, यहाँ पर ताजुद्दीन याल्दोज को हरा देता है इल्तुतमिश, और हराने के बाद इसको ले जाता है कहाँ पर, बदायूं, और बदायूं किले में जाकर इसको बंद कर देता है। बाद में इसकी हत्या भी कर देता है। ठीक है ना, यहाँ तक की कहानी समझ में आई आपको। अब क्या होता है, एक को तो निपटा दिया, एक की कहानी खत्म करो। अब देखो आगे एक और बच्चा कौन सा, नासरुद्दीन कुबाचा। इल्तुतमिश 1227 से लेकर 1228 तक आक्रमण करता है किसके ऊपर, नासरुद्दीन कुबाचा के ऊपर। और यहाँ पर सिंध प्रांत में जितने भी प्रांत इसके पास थे उन सभी को छुड़ा लेता है, अपने छीन लेता है इससे। और जैसे ये छीनता है, इल्तुतमिश छीनता है इससे, सिंध प्रांत छीन लेता है, और जैसे छीनता है तब कहा जाता है कि यहाँ पर ये शर्मसार हो जाता है। शर्मसार होकर ये क्या करता है, ये करता है सिंधु नदी में कूद जाता है, सिंधु नदी में कूद जाता है और कूद कर सुसाइड कर लेता है। ठीक है ना, तो कुबाचा भी कूद गया और कूद कर मर गया। ठीक है ना, तो कहानी यहाँ तक समझ में आएगा आपको। कुबाचा भी चला गया, याल्दोज भी चला गया, अब इल्तुतमिश अकेला बच्चा, ये राज करेगा। देखो कैसे करेगा, देखो यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आ रही तो वीडियो को आप जो है 1-2 बार देखिएगा अच्छे से, फिर आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, पेन कापी साथ में लेकर बैठना है ताकि आप नोट्स बना सको, हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे कहानी क्या है, इल्तुतमिश का यहाँ पर दोनों को निपटा दिया इल्तुतमिश ने, और निपटाने के बाद इल्तुतमिश की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। इल्तुतमिश वो सब करता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से लाता है कहाँ पर, दिल्ली स्थानांतरित करता है, और दिल्ली को बना लिया इसने क्या, राजधानी बना लिया। इल्तुतमिश ने अपने आप को सुल्तान कहलवाना चालू कर दिया था, अपने आप को सुल्तान घोषित किया इसने, दिल्ली का सुल्तान। फिर इसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश ने खदमा भी पढ़वाया, यानी कि सिक्के चलाए इसने, सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया, खदमा पढ़ाना चालू किया इसने। ये सारी कहानियाँ करी इसने। इसी कारण इसको दिल्ली का यानी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर संस्थापक पूछे तो आपको क्या बताना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो फिर आपको क्या बताना है, इल्तुतमिश बताना है। क्लियर, चलिए ये कहानी आपको कहाँ क्या कारण था इसके, एक तो सुल्तान कहलवाया इसने, दूसरा लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की राजधानी को, उसके बाद इसने सिक्के चलवाए और उस पर अपना नाम अंकित करवाया, खदमे पढ़वाए, सारी कहानियाँ हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे क्या हुआ वो देखो। इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था। इस संगठन का नाम था चहलगामी, या इसी चहलगामी को आप चालीसा संगठन भी बोल सकते हैं, चालीसा दल बोल सकते हैं इसको आप,
चहलगामी बोलते हैं, चालीसा दल भी बोलते हैं। तो चालीसा दल का इसने गठन किया था। चालीसा दल का मतलब है कि 40 लोगों का संगठन था, जिसमें सरदार वगैरह जो भी थे वो सारे सरदार हुआ करते थे, सारे मतलब उच्च अधिकारी लोग थे इसमें शामिल थे। चालीसा दल का गठन करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। फिर इसके बाद इसने आमिर उल की उपाधि धारण की थी, आमिर उल मोमिनीन की उपाधि इसने धारण की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश ने और क्या किया? तो इल्तुतमिश ने बहुत सारा काम करवाया था। कहा था कि यहाँ पर इल्तुतमिश जो था, जब इल्तुतमिश ने 1227 में कुबाचा को मारा था, उसके बाद कहा था कि 1236 में इल्तुतमिश की क्या होती है? मृत्यु होती है। मृत्यु होने से पहले इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी घोषित करके जाता है। किसको? वो आप बताइएगा। तो यहाँ पर आप, अगर आपको याद है तो बताइए कमेंट करके बताना, किसको घोषित करता है उत्तराधिकारी? तो देखिए यहाँ पर ये उत्तराधिकारी घोषित करता है किसको? रजिया को घोषित करता है उत्तराधिकारी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी ही क्या बनेगी? शासिका बनेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि इसके संतान नहीं थी? संतान थी, लड़के थे, लेकिन इसको पता था कि मेरे लड़के योग्य नहीं है, राजा बनने के योग्य नहीं है, और वाकई में वही है, योग्य नहीं है। इसके लड़के का नाम बताओ, इसकी पत्नी का नाम। तो इसकी पत्नी जो थी ना, 2 पत्नियां थी इसकी, है ना। तो ये दूसरी पत्नी की लड़की है, और एक और पत्नी का नाम है जिसका नाम है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान इनकी इसका पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन। पूरा नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ पर, एक चालीसा संगठन था, चालीसा दल जिसे हम बोलते हैं, ये था। इधर इल्तुतमिश है। क्या होता है? 1236 में इसकी हो जाती है क्या? मृत्यु। और जैसे मृत्यु होती है तो यहाँ पर रजिया सुल्तान बनती है क्या? शासिका बनने की बात कर रही थी। ये बात किसको राज नहीं आई? चालीसा दल की, क्योंकि चालीसा दल में सारे सरदार वगैरह हुआ करते थे। तो चालीसा दल को इस बात का एक घमंड था कि मान लो हम इतने बड़े राजा सरदार वगैरह यहाँ हैं और ये लड़की हमारे सामने राज करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये कहा जाता है कि चालीसा दल को ये बात राज नहीं आ रही थी, तो इसने इन चालीसा दल ने मना कर दिया किसको? रजिया को, कि रजिया राजा इनसे शासक नहीं बनेगी, नहीं शासिका नहीं बनेगी राजा। तो रजिया जो है शासिका नहीं बनेगी, इस बात का अड़िंगा लगा दिया किसने? चालीसा दल ने। अब यहाँ पर क्या होता है, राजा बनेगा तो बनेगा कौन? अब राजा तो यही बनेगा। तो शाह तुर्कान ने बोला कि राजा तो बनेगा कौन? रुकनुद्दीन ही बनेगा, यानी कि मेरा बेटा ही राजा बनेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो दोनों ही कहा जाता है कि यहाँ पर दोनों ही एक समान थे। रुकनुद्दीन भी ऐसे ही और उसकी माँ भी ऐसी। शासन इन्होंने हाथ में संभाल लिया, लेकिन शासन तो करना आता नहीं है ना। तो कहा जाता है कि शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन जो थे दोनों ही एक समान मिल गए, और इन्होंने कुछ दिनों बाद ही कहा जाता है कि वहाँ की जनता भी परेशान हो गई इनसे। जनता भी परेशान हो गई, दिल्ली की जनता परेशान हो गई, है ना। चालीसा दल को भी लगा रहा, बोले अब तो काम ही खत्म हो गया है, तो कोई काम करने वाले हैं नहीं, इनको राज करना भी आता नहीं है। तब कहा जाता है कि यहाँ पर रजिया सुल्तान ने एक दिन चालीसा दल को भी बोला कि इन दोनों से बचाओ मुझे। तब कहा जाता है कि रजिया सुल्तान, शुक्रवार के दिन की बात है, और शुक्रवार के दिन नमाज के समय कहा जाता है कि रजिया सुल्तान लाल रंग की साड़ी पहनकर दरबार लगाती है और वहाँ पर जाकर कहती है कि कैसे भी करके इन दोनों से दिल्ली को बचा लीजिए, दिल्ली की जनता को बचा लीजिए। तब कहा जाता है कि यहाँ पर यह बात चालीसा दल को पसंद आई, और चालीसा दल और वहाँ की आम जनता ने, कहा जाता है कि आम जनता ने पहली बार ऐसा दिन आया था कि राजतंत्र में लोकतंत्र, यानी कि यहाँ पर जनता के द्वारा पहली बार शासक चुना गया था। उस समय दिल्ली की जनता जाती है और रजिया सुल्तान को शासिका घोषित करवाती है, यानी कि दिल्ली की जनता के द्वारा पहली बार यहाँ पर रजिया सुल्तान को शासिका घोषित किया गया था। ये जनता के द्वारा किया गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राजतंत्र में लोकतंत्र की पहली बार जीत थी ये। ठीक है ना। यहाँ तक कहानी समझ में आई सभी को। अब जो रजिया सुल्तान है ये बन जाती है क्या? शासिका, यानी कि 1236 के बाद रजिया सुल्तान का शासक रहेगा, यानी कि शासन चलेगा। तो रजिया सुल्तान किस प्रकार से जो है गुंडों में फंस जाती है, रजिया सुल्तान क्या करती है, कैसे क्या निकलती है,
किस प्रकार से रज़िया सुल्तान शाशिका बनती है, वो सारी कहानी, पूरी स्टोरी, एक एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। किस प्रकार से इसकी प्रेम प्रसंग चलता है, क्या होता है, वो सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइबर कर देना, थोड़ा सा सब्सक्राइब किया करो और थोड़ा शेयर भी कर दिया करो तो, है ना, क्योंकि शेयर करने में आपके पैसे वगैरह जाते नहीं है, जावे तो बताना मुझे, है ना। तो थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा पढ़ाएंगे और रेगुलर में हो सका तो रेगुलर करूँगा, पूरी मेडाइवल आपको पढ़ाने का कोशिश करूँगा, है ना, क्योंकि बहुत मज़े आते हैं इसमें अंत तक पढ़ने में। आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत मज़े आएंगे आपको, है ना। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा, तब तक आप इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए कमेंट के माध्यम से। और जो भी सवाल आपको लगता है, जो भी टॉपिक लगता है कि सर इसको पढ़ाइए, बिल्कुल हम पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं है, बट आप अपनी तैयारी को जारी कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।